सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। इस वीडियो को मैंने और तुम्हारे एडुकेशनल भैया यानी कि ज्योति भैया दोनों ने मिलकर बनाया है। और इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कवर्ड है और ये इकोनॉमिक्स के सिलेबस का वन शॉट वीडियो है। तो अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हुए साथ ही साथ नोट्स भी बना लेते हो तो तुम्हारे इस सब्जेक्ट में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें। और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एडुकेशनल भैया ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर के तुम इंग्लिश और एसएसटी दोनों के नोट्स को परचेस कर सकते हो, जो कि होगा सिर्फ 149 रुपीज ईच का। और ये नोट्स एजुकेशनल भैया ऐप पर 3 दिसंबर से अवेलेबल होंगे। तो जाओ जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो और नोट्स को भी परचेस कर लो, क्योंकि ये नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि ये नोट्स भी काफी डिटेल्ड है और इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। और साथ ही साथ एजुकेशनल भैया के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो किसी भी चीज को बेहतर बनाने को डेवलपमेंट बोलते हैं। अब देखो, इस दुनिया में हर किसी के लिए ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ना, ये अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जो वर्कर्स हैं, जो डेली वेजेस में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी में काम करते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट यही होगा कि उनके वेजेस को, उनके इनकम को बढ़ा दिया जाए। सपोज अभी उनको दिन का 400 या 500 मिल रहा है, अगर उसे हम बढ़ा के 600-700 कर दे तो वो उन लेबर्स के लिए, मतलब मजदूरों के लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। वही जो फार्मर्स है, उनके लिए डेवलपमेंट होता है कि उनके जो क्रॉप्स हैं, जो वो उगा रहे हैं, उनका उन्हें अच्छा वैल्यू मिल जाए, मतलब कि उनके क्रॉप्स का उन्हें हाई वैल्यू मिल जाए, ज्यादा पैसे मिल जाए। वही तुम देखोगे कि आजकल के लॉन्डो का डेवलपमेंट है कि उन्हें अच्छा सा स्पोर्ट्स बाइक मिल जाए और वो मस्त शहर में घूम के छपरी गिरी करे। वहीं कुछ लड़कियों के लिए डेवलपमेंट है कि वो अच्छी डांसर बन जाए। अब देखो, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, ये सब एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में ही देखने को मिलेंगे। तुम अगर तुम्हें और अच्छे एग्जाम्पल से बताऊं तो मेरी मम्मी के लिए डेवलपमेंट ये होगा कि मैं अच्छे से गवर्नमेंट जॉब कर लूं और एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लूं। लेकिन वही मेरे लिए डेवलपमेंट ये होगा कि जल्दी से मेरा 1 मिलियन हो जाए और मेरा गोल्डन प्ले बटन मेरे पास आ जाए, जो तुम लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आई होप सो इतने एग्जांपल्स क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो डेवलपमेंट होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। डैम बनाना कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि उससे शहर में पानी आएगा, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा। लेकिन वहीं डैम बनाना कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं भी होता, जैसे कि वो लोकल लोग जो डैम के आसपास ही रहा करते थे, जिन्हें डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण वहां से हटा दिया गया। तो ये उन लोकल लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो चलो तुम्हारे बुक से भी लाइन पढ़ के तुम्हें समझा देता हूँ। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। मतलब जो चीज तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। अब देखो, जो डेवलपमेंट है वो मैटेरियलिस्टिक और नॉन मैटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। चलो ये भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होता है घर लेना, गाड़ी लेना, नए नए लग्जरी जूते और कपड़े लेना। लेकिन वही नॉन मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होता है इक्वालिटी होना, फ्रीडम होना, अच्छी दोस्ती होना, फ्रेंडशिप होना। तो ये सब नॉन मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का एग्जांपल हो सकता है। अब चलो एक क्वेश्चन मैं तुम लोग से पूछता हूँ, तुम लोग जल्दी से कमेंट में आंसर करना। एक कॉर्पोरेट वर्कर है, मतलब एक इंसान का प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा है, जहाँ पे उसे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसे इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। और क्योंकि उसका कोई ऐसे छोटे मोटे प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा है, तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, मतलब कभी भी उसे जॉब से निकाला जा सकता है और उस कंपनी में उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। तो क्या ये जॉब लगना उसके लिए डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सिर्फ उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। 1 2 3। आई होप सो तुमने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दिया होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसका आंसर है, वो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बस मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसके पास नॉन मैटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है। तो जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, मैटेरियलिस्टिक फैक्टर भी और नॉन मैटेरियलिस्टिक फैक्टर भी। आई होप सो तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो। यहाँ तक तुम लोगों ने समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है और हमने बेसिकली समझा कि एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। अब हम जानेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि देश के विकास के बारे में, और कंट्री के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। देखो, अगर तुम देश के अलग अलग लोगों से पूछोगे ना कि आखिर डेवलपमेंट उनके लिए क्या मीन करता है, यानी कि वो किस चीज को डेवलपमेंट मानते हैं, तो सभी लोग तुम्हें अलग अलग चीजें बताएंगे। कुछ लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा हेल्थ केयर होना डेवलपमेंट है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं अच्छा एजुकेशन होना डेवलपमेंट है, वहीं कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं महंगाई का कम होना, यानी कि इन्फ्लेशन का कम होना, वो डेवलपमेंट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक इंसान की राय डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग है। अगर तुमसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो तुम ये लिखोगे, द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। और इसके एग्जाम्पल्स होंगे
एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो देखो अभी तक मैंने तुम्हें जो भी डेवलपमेंट का मतलब बताया, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है पैसों से। ये पैसे कहाँ से आते हैं? जो हम टैक्स भरते हैं, यानी कंट्री के सिटीजन जो टैक्स देते हैं, उससे जो भी कंट्री इनकम करती है वो उसे डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती है। तो जब भी हमें किसी भी दो कंट्री को कंपेयर करना होता है, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है, यानी कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है पैसा, यानी कि इनकम। तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर कंट्री का पॉपुलेशन अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से उसका इनकम भी बढ़ते या घटते रहता है। तो इसके बजाय हम यूज करते हैं एवरेज इनकम का, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो कंट्री के पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कंट्री का जो टोटल इनकम है, यानी कि सारे लोगों को मिला के जो भी कंट्री में इनकम हो रहा है, उसको अगर हम कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम छोटा सा कंट्री है जिसमें सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं और उनका अलग अलग इनकम है। किसी का इनकम 5 रुपया है, किसी का इनकम 3 रुपया है, किसी का इनकम 4 रुपया है, किसी का इनकम 8 रुपया है। तो अब हम इनका पर कैपिटा इनकम कैसे निकालें? तो देखो पहला इनका जो भी इनकम है इन सबको ऐड करेंगे। हर एक व्यक्ति का जो इंडिविजुअल इनकम है उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे एग्जांपल में ये निकल के आ जाता है 20 और उसे हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, यानी कि हमारे पास कितने लोग हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 लोग हैं तो हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा वो होगा 5 रुपीज। तो यहाँ तक तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है और किस तरह से हम इसका यूज करके किसी भी दो कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो हर साल एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने, जो ये क्राइटेरिया सेट करता है कि कितने इनकम के ऊपर वाले लोग अमीर होंगे, यानी कि रिच कंट्रीज में काउंट होंगे, और कितने इनकम के नीचे वाले लोग पुअर कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होंगे। तो 2019 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जिन भी कंट्रीज का 49,300 या उससे ऊपर का इनकम होता है तो उन्हें हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज बोलते हैं, और जिन भी कंट्रीज का 2,500 या उससे कम का इनकम होता है तो उसे हम लो इनकम या फिर पुअर कंट्रीज बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इनकम है वो है $6,700 पर एनम, इसलिए इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री बोला जाता है। लो मिडिल इनकम कंट्री यानी इंडिया ना तो बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है, हम दुनिया में मिडिल क्लास लोगों में काउंट होते हैं। तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और कुछ छोटे मोटे कंट्रीज को काउंट नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था कि सिर्फ इनकम ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट को देखने का। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में फ्रीडम, हेल्थ केयर, एजुकेशन ये सब अच्छा नहीं है, इसलिए इन कंट्रीज को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में काउंट नहीं किया जाता है। अब हम अपने कंट्री के कुछ स्टेट्स को कंपेयर करेंगे अलग अलग क्राइटेरिया में, ये देखने के लिए कि कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है। इससे तुम लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अलग क्राइटेरिया काम करता है और उनका मतलब क्या होता है। तो जो 3 स्टेट्स को हम कंपेयर करने वाले हैं वो है हरियाणा, केरला और बिहार। इन्हें हम 4 बेसिस पे कंपेयर करेंगे। पहला तो है पर कैपिटा इनकम, जिसका मतलब मैंने तुम्हें पहले बता चुका है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा लिटरेसी रेट और चौथा नेट अटेंडेंस रेशियो। बाकी क्राइटेरियाज को हम एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं पर कैपिटा इनकम से। तो जो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है वो है 2,36,147, जो कि इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,04,105 और बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 40,982। अब हम जानते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं। तो जब भी 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से कितने बच्चों का 1 साल की उम्र को भी कंप्लीट करने से पहले डेथ हो जाता है खराब हेल्थ केयर सिस्टम होने के कारण, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। हरियाणा का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 है, यानी कि हरियाणा में जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 30 का डेथ हो जाता है खराब हेल्थ केयर सिस्टम होने के कारण। वहीं केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 7, जो कि बहुत अच्छा है और तीनों स्टेट्स में सबसे बेटर है। बिहार का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 32, जो कि हाईएस्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की तरफ, जो है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट परसेंटेज होता है उन लोगों का जो पढ़े लिखे हैं और वो 7 साल के ऊपर की एज के हैं। हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है वो है 82, यानी कि हर 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं और वो 7 साल के ऊपर के हैं। वहीं केरला का लिटरेसी रेट कंट्री में सबसे हाईएस्ट है, जो कि है 94%, और बिहार का लिटरेसी रेट है 62%। अब बात करें अपने अगले और आखिरी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का क्या मतलब होता है? तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 14 से 15 साल के, उनमें से कितने लोग रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं,
इसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है, केरला का 83 है जो कि हाईएस्ट है, और वहीं बिहार का नेट अटेंडेंस रेशियो है 43। इस डेटा और इस टेबल को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है पर कैपिटा इनकम को छोड़ के केरला जो है वो बाकी सारी क्राइटेरिया में टॉप पे आता है और वो बाकी सारे स्टेट से बेटर डेवलप्ड है। वहीं हरियाणा के पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम तो है पर बाकी बेसिस में वो बहुत ही पुअर परफॉर्म करता है। वहीं बिहार किसी भी चीज में बेटर नहीं है, तो उन्हें काफी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, यानी कि तुम्हारे पॉकेट में जो पैसा है वो हर चीज नहीं खरीद सकता है। यानी कि तुम अपने पैसों से घर, गाड़ी, कपड़ा ये सब तो खरीद सकते हो, पर क्या तुम पैसों से एक अच्छा क्लीन इन्वायरमेंट खरीद सकते हो? तुम्हें पॉल्यूशन के कारण एलर्जी हो सकती है, तो क्या तुम उसे पैसों की मदद से रोक सकते हो? नहीं ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदा जा सकता। अब देखो, अगर तुम पिछले वाले चार्ट में नजर डालोगे तो देखोगे कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा लो है, इवन दो केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है। तो आखिर केरला इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर ले रहा है? लो पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना बेटर कैसे है? तो इसके 3 रीजंस है। पहला, केरला में बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। दूसरा, केरला में बहुत अच्छी तरह से पीडीएस सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। पीडीएस सिस्टम का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर इसका एग्जांपल दे तो तुमने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, स्पेशली जो लोग गरीब होते हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। तो यही पीडीएस सिस्टम केरला में बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। और फिर तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि केरला में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए एंड इन सब रीजंस के कारण ही केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा लो है, पर कैपिटल लो होने के बावजूद। अब हमारा अगला टॉपिक है बीएमआई, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई हम ये जानने के लिए मेजर करते हैं कि हम मोटे हैं कि पतले हैं या फिर बहुत ज्यादा पतले हैं। लेकिन अब बात आता है कि हम बीएमआई को मेजर कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले अपना वेट डालना है और डिवाइड कर देना है अपने हाइट से, और जो तुम्हारा वेट होगा वो केजी में होगा और जो तुम्हारा हाइट होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। और जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा, अगर वो 18 से कम हुआ मतलब तुम अंडर वेट हो, अगर वो 18 से 25 के बीच में हुआ मतलब तुम नॉर्मल हो, ना ज्यादा मोटे हो ना ज्यादा पतले हो, और अगर वो 25 से ज्यादा हुआ इसका मतलब तुम ओवरवेट हो। तो तुम्हें समझ में आ गया, बस वेट बाई हाइट कर देना है। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़का है, उसका वेट 120 केजी है और उसकी हाइट 2 मीटर है। तो हम सीधा करेंगे 120/2 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था कि मीटर हमेशा स्क्वायर में रहेगा। तो इसलिए जो तुम्हारा फाइनल यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रहा है वो होता है 120/4 दैट इज 30। एंड यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा ओवरवेट है। अब हम लोग जल्दी से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखते हैं। अब ये कैसे निकाला जाता है? हम कंट्रीज के एजुकेशन, इनकम और हेल्थ को कंपेयर करते हैं एंड उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकालते हैं। अब इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में जाने, हमें सबसे पहले एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हर कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 69 to 70 ईयर्स है। अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 69.7 ईयर्स है। हाँ आई नो बहुत ज्यादा कम है, रोने वाली बात है, लेकिन अभी चैप्टर पे फोकस करते हैं, बाद में रो लेना। हमारा अगला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में तुमने ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज जो हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके कारण हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर आज हम इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर देंगे या रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर देंगे तो फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स नहीं बचेगा। अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर देंगे तो इन्वायरमेंट इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि हमारा फ्यूचर जनरेशन अच्छे से लाइफ को नहीं जी पाएगा, उन्हें बीमारियां होंगी। हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में तो पढ़ा ही है, तो हमें कोशिश करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करना है ताकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव कर सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए और हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि इंडिया में जो लोग हैं ना वो कैसे पैसा को कमा रहे हैं एंड उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया होता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का बहुत सारा जरिया होता है। चाहे तुम एग्रीकल्चर करके कमाओ, चाहे तुम कोई चीज बेच कर कमाओ, चाहे तुम किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करो, जैसे कि डॉक्टर बन के पेशेंट का इलाज करो, टीचर बन के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, टेलर बन के लोगों के कपड़े सिलो। तो ये सबसे ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है। पहला क्राइटेरिया होता है कि उस एक्टिविटी का नेचर क्या है, और इस बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ओनरशिप के बेसिस पे, मतलब उस सेक्टर को कौन ओन करता है,
उस बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर में यूजुअली नेचर से रिलेटेड काम होता है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, दूध निकालना हो गया, वगैरह वगैरह, और भी एग्जांपल्स तुम्हें स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। वैसे प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस सेक्टर में ज्यादातर नेचर से रिलेटेड काम होता है। इस सेक्टर में नेचर वाली चीजों को मैन्युफैक्चर करके कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। मतलब बेसिकली जब हम प्राइमरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को ऐड कर देंगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर बन जाएगा। जैसे कि दूध निकालकर पनीर बनाना, ये तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। तुम सेकेंडरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट स्टेप भी मान सकते हो। और तुम्हें पता ही है, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम ज्यादातर इंडस्ट्रीज में होता है, इसलिए हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं टर्शियरी सेक्टर को। तो देखो, टर्शियरी सेक्टर कोई सामान बना के नहीं बेचता है, टर्शियरी सेक्टर में सर्विस आता है। फॉर एग्जांपल प्लम्बर हो गया, जैसे तुम घर में बुला के अपने नलका को ठीक करते हो, और डॉक्टर हो गया जो कि तुम्हारा इलाज करता है। तो ये सब तुम्हें कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, ये सब तुम्हें सर्विस बेच रहे हैं। तो ये सारे जो सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं ना, ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, इसलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब देखो, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। तो इस चीज को भी समझ लो कि ये तीनों सेक्टर जो होते हैं ना, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर किसी भी एक सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो तीनों सेक्टर को इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर किसी एक को नुकसान हुआ तो बाकी दो को भी नुकसान होगा, और किसी एक को फायदा हुआ तो बाकी दो को भी फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइमरी सेक्टर में अच्छी कॉटन की खेती नहीं होती है तो सेकेंडरी सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो लोग कॉटन के कपड़े ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो तुम लोग जाके खरीद भी नहीं पाओगे। तो टर्शियरी सेक्टर में जो लोग तुम्हें बेचते हैं उनका भी नुकसान होगा। तो यहाँ तक हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने जाना कि कैसे तीनों इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, आपस में साथ में मिलकर काम करते हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो आखिर हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पूरे कंट्री में टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं जीडीपी का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो अब हम एक एग्जांपल की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक कंट्री का टोटल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक किसान है जो व्हीट की खेती करता है, यानी कि गेहूं की खेती करता है, और उसका क्रॉप प्रोड्यूस होने के बाद वो उसे एक मिल को बेच देता है, और फिर वो मिल उस गेहूं का आटा बनाकर एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच देता है, और फाइनली बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपना फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जो कि होता है बिस्किट। तो यहाँ पर हमें एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे ही कैलकुलेट होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने प्रोड्यूस किया, और वहीं किसान और मिल और कंपनी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि उनके बीच जो लेन देन हुआ गेहूं और आटे का, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, और उसे हम टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने में यूज नहीं करते हैं। तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को ही क्यों काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस और वैल्यू होता है वो फाइनल प्रोडक्ट में एडजस्ट हो जाता है, तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि जिस भी कंट्री में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का, उस कंट्री का जीडीपी उतना ही हाई होगा। अगर तुमसे एग्जाम में जीडीपी का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है तो तुम ये लिखोगे: द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। आज के टाइम पे यानी कि 2024 में पूरे वर्ल्ड में यूएसए का सबसे हाईएस्ट जीडीपी है, और वहीं अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। अब हमारा अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। इसमें हम ये जानेंगे कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोग किस इकोनॉमिकल सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट थे वो भी चेंज होता गया। जैसे कि पुराने जमाने में लोग प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते थे और वही उनका मेन इनकम सोर्स हुआ करता था। लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर, फिशिंग, इन सब पे ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। और वहीं कुछ समय बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और नए नए मशीन और फैक्ट्रीज सेटअप हुए तो हमें ये देखने को मिला कि लोग प्राइमरी सेक्टर से यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होते गए। लोग खेती बाड़ी छोड़कर इंडस्ट्रीज में काम करने लगे और आज के टाइम पे ज्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर में ही काम करते हैं। और वहीं कुछ सालों पहले लोग टर्शियरी सेक्टर में भी शिफ्ट होना शुरू हुए, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करने वाली जॉब्स। पर फिर भी आज के टाइम पे ज्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही काम करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का जो शिफ्ट हुआ है प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में वो क्यों हुआ है। अगर इंडिया की बात करें तो पिछले 40 सालों में तीनों ही सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ है, पर सबसे ज्यादा ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिला है। तुम इस ग्राफ को भी देख सकते हो कि कैसे 1973
और 74 के टाइम बहुत ही कम लोग टर्शियरी सेक्टर में काम करते थे। वहीं तुम आज का ग्राफ देख लो 2013 और 14 का, इसमें सबसे ज्यादा लोग तुम्हें टर्शियरी सेक्टर में ही देखने को मिलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडियन जीडीपी में। ये भी हम इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि 1973 और 74 में इंडिया का जो 40% जीडीपी था वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था, वहीं 13% जीडीपी सेकेंडरी सेक्टर पे और 47% जीडीपी टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था। और वहीं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से यानी कि 2013 और 14 के हिसाब से अगर देखा जाए, प्राइमरी सेक्टर जो है वो सिर्फ 14% ही इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रही है, वहीं सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19% है। और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया का हो रहा है वो टर्शियरी सेक्टर के कारण हो रहा है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में जो कि है 67%। तो आखिर टर्शियरी सेक्टर का हमारे कंट्री में इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रहा है? उसका मेन रीजन ये है कि लोगों के नीड्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स और बैंक्स की रिक्वायरमेंट है और ये सारे सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और वहीं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जैसे जैसे ग्रोथ होता है उसी के साथ साथ ही टर्शियरी सेक्टर का भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है। और एक रीजन और है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ते जा रहा है, लोगों की पैसे खर्च करने की भी कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, तो अब लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ज्यादा ट्रैवल करते हैं और बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। और ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आती हैं। जैसा तुम लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में आईटी सेक्टर का बहुत ही ग्रोथ हुआ है, हर दिन कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह लॉन्च होते रहता है, तो ये सारी चीजें भी टर्शियरी सेक्टर के अंडर ही आती हैं। अब हम इस ग्राफ की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर पुराने डेटा को देखा जाए जो कि है 1977 और 78 का, तो उसमें 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, 11% लोग सेकेंडरी सेक्टर में और 18% लोग टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे थे। वहीं लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो कि है 2017 और 18 का, उसमें 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ के 25% हो गया है और टर्शियरी सेक्टर में भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ के 31% तक आ चुका है। तुम लोगों ने ये सारे डेटा को देखकर एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत से लोग काम करते हैं पर उनका प्रोडक्शन जीडीपी में बहुत ही ज्यादा कम है। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका मेन कारण यह है कि हमें देखने में तो लगता है कि बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर उतने ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट एक्चुअली में है नहीं। इसी चीज को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, यानी कि दिखने में तो ये लगता है कि ये लोग एम्प्लॉयड हैं पर एक्चुअली में ये लोग अनएम्प्लॉयड है। जैसे कि अगर एक खेत में सिर्फ 2 लोगों के काम करने की जरूरत है और उसमें अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो बचे हुए जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं वो लोग एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड हैं, उनका कोई जरूरत नहीं है वहां पे, वो लोग बस ऐसे ही काम कर रहे हैं। और जब सर्वे होता है तो उन्हें भी एज अ एम्प्लॉयड इंसान काउंट कर लिया जाता है। अब हम लोग 5 पॉइंट में समझेंगे कि इंडिया में ज्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट किया जा सकता है, मतलब इंडिया में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जा सकता है। पहला तरीका है फार्मर्स को चीप एग्रीकल्चर लोन देकर। इससे क्या होगा, पहले जो फार्मर एक साल में एक ही क्रॉप उगाते थे या फिर जिनके पास अच्छे टूल्स नहीं थे जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा क्रॉप नहीं उगा पाते थे, लोन मिलने के बाद वो लोग अच्छे टूल्स खरीदेंगे और ज्यादा क्रॉप्स को भी उगा पाएंगे, जिससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगा। दूसरा चीज जो सरकार कर सकती है वो गांव को रोड से कनेक्ट कर सकती है, इससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट सेमी रूरल एरिया में फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, जिससे क्या होगा, वो जो सेमी रूरल एरिया के लोग हैं वो लोग फैक्ट्री में जाकर काम कर पाएंगे और उन्हें जॉब्स मिलेगा। अब चलो चौथा पॉइंट देखते हैं। देखो इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों में सिर्फ 52% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। बाकी बच्चों को इतना प्रिविलेज नहीं मिला है कि वो लोग स्कूल जा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में 20 लाख से ज्यादा जॉब सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से प्रोड्यूस किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि इंडिया में 35 लाख से भी ज्यादा जॉब्स टूरिज्म सेक्टर से प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर जगह है लेकिन उसे प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है। वो जगह टूरिस्ट के लिए इजिली एक्सेसिबल नहीं है। इन 5 पॉइंट्स को याद रखना तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। लेकिन देखो ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई ना, इसे करने में काफी वक्त लगता है और हमारी जो गवर्नमेंट की सरकार होती है वो बस 5 साल के लिए होती है। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो शॉर्ट टर्म प्लान्स पे ज्यादा ध्यान देती है, ताकि अगले इलेक्शन में वो अपनी शॉर्ट टर्म प्लान्स को बता करके इलेक्शन जीत पाए। और ऐसा ही एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाया गया था 2005 में, जिसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और स्टार्टिंग में तो नरेगा को सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट में ही सेटअप किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसे बढ़ा दिया गया और अब नरेगा 625 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और इस प्लान में क्या होता था कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं होता था उन्हें 100 दिन के लिए काम दिया जाता था, और अगर किसी कारण किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट उसे फ्री अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देती थी, मतलब फ्री में पैसा दे देती थी। और ये जो सरकार के द्वारा स्कीम निकाला गया था ये काफी पॉपुलर भी होता है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को कवर करते हैं, वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड
अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इन दोनों ही सेक्टर में मैं तुम्हें 7 डिफरेंस बताऊंगा और इनमें से किन्हीं 5 को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पक्का आएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है और उन्हें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता है और अगर तुम ओवर टाइम करते हो तो तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, इस सेक्टर में लोगों को पेड हॉलीडेज भी मिलती है। मतलब अगर किसी का तबियत खराब होता है या तुम्हें किसी भी इंपॉर्टेंट रीजन के लिए छुट्टी चाहिए तो इस वजह से तुम्हारी सैलरी नहीं काटी जाएगी, तुम्हें पूरे पैसे दिए जाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि यूजुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्किंग कंडीशन होता है ना, वो काफी अच्छा होता है। और तुम ये भी कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिक एमिनिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे तुम्हें प्रॉपर वर्किंग प्लेस दिया जाएगा, सेफ्टी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, वगैरह वगैरह। छठा पॉइंट है कि यूजुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन भी दिया जाता है। मतलब जब तुम रिटायर कर जाओगे तो रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलते रहेगा। अब जो तुम्हारा सातवां पॉइंट है वो तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, वगैरह वगैरह। अब देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पॉइंट लिखना बहुत ही आसान होता है। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पॉइंट है उसका उल्टा कर दो, वो तुम्हारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ना ही यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस होता है। दूसरा पॉइंट, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। तीसरा होता है कि कोई भी फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होता है और अगर बाई चांस तुम बहुत ज्यादा काम करते हो ना तो उसके लिए भी तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि तुम्हें कोई भी पेड हॉलीडे नहीं मिलता है, मतलब अगर तुम काम से छुट्टी लोगे तो उसके लिए तुम्हारा पैसा काटा जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि यूजुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं होता है। और छठा पॉइंट है कि तुम्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलने वाला। जब तुम रिटायर कर जाओगे उसके बाद तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और इसके एग्जांपल्स हो गए फार्मिंग, या फिर तुम कोई छोटे मोटे दुकान वगैरह में काम करते हो, या फिर तुम कोई लेबर का काम करते हो, तो ये सब तुम्हारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन मेजर क्राइटेरिया के लोग आते हैं और आखिर उनकी मदद कैसे की जा सकती है। तो अगर सबसे पहले हम लोग रूरल एरिया में देखेंगे तो यहाँ के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा जो पार्ट है ना, वो है फार्मर्स का। और इनकी मदद करने का बहुत ही आसान तरीका है, इन्हें चीप लोन्स देकर। मतलब हम इन फार्मर्स को जो लोन देंगे उनमें हम इनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज ना करें। अब आते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में यूजुअली जो लेबर्स होते हैं ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट अच्छे लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करके इनकी हेल्प कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला सकती है, एक फिक्स्ड मिनिमम वेजेस रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लेबर को 400 रुपए पर डे से कम नहीं दिया जाए, जिससे इन लेबर का लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगा। जैसे कि गवर्नमेंट सेट कर सकती है कि कोई भी लेबर को 48 आवर्स ऑफ वीक से ज्यादा ना खटवाया जाए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये सब काम गवर्नमेंट कर सकती है लेबर्स के सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अगर हम कास्ट बेसिस पे देखें तो यूजुअली ST/SC के लोग होते हैं ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो नो डिस्क्रिमिनेशन का रूल्स ला सकती है और जो डिस्क्रिमिनेट करेंगे उन पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी ले सकती है। और इनके लिए भी वेजेस में इक्वालिटी सेट कर सकती है कि जितने बाकी लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, ST/SCs को भी उतने ही पैसे दिए जाए। अब हम अगले टॉपिक में जानेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पे इकोनॉमिक सेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो ओनरशिप के बेसिस पे इकोनॉमिक सेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर उसे कहते हैं जिसे गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है पब्लिक को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और इसके एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन। वहीं प्राइवेट सेक्टर किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन किया जाता है और इनका एकमात्र मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। इन्हें पब्लिक फैसिलिटीज से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हो गए टाटा, रिलायंस, बिरला, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं। तुम्हारे मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि रेलवे स्टेशन, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा क्यों ओन की जाती हैं, यानी कि ये चीजें पब्लिक सेक्टर में ही क्यों आती है, इन्हें प्राइवेट क्यों नहीं बना दिया जाता। तो इसका मेन कारण ये है कि इन चीजों को करने में बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और इतना ज्यादा पैसा सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही होता है। और इसका एक कारण और है कि प्राइवेट कंपनीज का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी उसका वो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करेंगी, जो कि हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि किसानों को उनके क्रॉप्स का सही प्राइस मिल पाए। मनी एंड क्रेडिट। तो इस चैप्टर के नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, चैप्टर में दो पार्ट्स होने वाले हैं। एक होगा तुम्हारा मनी वाला पार्ट, जिसमें हम ये समझेंगे कि मनी कैसे वर्क करता है, करेंसी किस तरह से वर्क करता है। और चैप्टर का दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा क्रेडिट वाला पार्ट, जिसमें हम लोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तुमने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये जरूर सोचा होगा कि अगर हमारे जो पैसे हैं, हमारे नोट्स और कॉइन्स हैं, अगर ये चीजें नहीं होती तो हमारा सोसाइटी कैसे वर्क करता। तो आज से हजारों साल पहले जो तुम्हारा पैसा है, जो नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में है, जिस पैसे को हम देकर कोई भी सामान या अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, वो किसी जमाने में नहीं हुआ करता था। तो जब पैसा नहीं हुआ करता था
तब लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते थे। तो उस जमाने में पैसों की जगह पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था। जैसे कि एक लड़का है जिसका नाम है रोहन और एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है श्रुति। अब रोहन को जूते खरीदने हैं और श्रुति को कपड़े लेने हैं। रोहन और श्रुति दोनों एक ऐसे टाइमलाइन में जी रहे हैं जहाँ पे पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अब रोहन अपने जूते कैसे लेगा और श्रुति अपने कपड़े कैसे लेगी? तो यहाँ पे ये बार्टर सिस्टम का यूज करेंगे। बार्टर सिस्टम कैसे वर्क करता है? मान लो श्रुति के पास जूते हैं जो रोहन को चाहिए और रोहन के पास वो ड्रेस है जो श्रुति को चाहिए। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? रोहन श्रुति से अपने जूते ले लेगा और उसके बदले में उसे ड्रेस दे देगा जो श्रुति को चाहिए। यहाँ पे इन लोगों ने अपने सामान को एक्सचेंज कर लिया और इस तरह से रोहन को जो चाहिए था वो मिल गया और श्रुति को जो चाहिए था वो उसे मिल गया और दोनों की जरूरतें भी पूरा हो गई। तो बेसिकली अगर दो लोग हैं और दोनों कुछ ऐसा सामान चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के पास है तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं सामान को, अगर वो सामान का वैल्यू इक्वल होता है तो। वैल्यू का इक्वल होना भी जरूरी है क्योंकि रोहन अपने घर के बदले तो जूते नहीं ले सकता है, इसलिए अगर किन्हीं भी दो सामान को एक्सचेंज करना है तो उन दोनों का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सिस्टम तो बहुत अच्छा था कि अगर मुझे कोई सामान चाहिए और मेरे पास कोई ऐसा सामान है जो मेरे काम का नहीं है पर वो किसी दूसरे के काम का है तो मैं उससे वो सामान एक्सचेंज कर लूंगा और अपने काम की चीज ले लूंगा। पर बार्टर सिस्टम का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम्हें कोई सामान लेना है और उसके बदले तुम कोई अपना सामान एक्सचेंज करना भी चाहते हो पर तुम्हारे पास जो सामान है वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं चाहिए, यानी कि वो उसका वांट नहीं है। मान लो अगर श्रुति को ड्रेस नहीं चाहिए होता तो रोहन अपने जूते नहीं ले पाता। इसलिए बार्टर सिस्टम में दोनों ट्रेड कर रहे लोगों का वांट सेम होना चाहिए। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है और साथ ही साथ बार्टर सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। तो बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद जब मनी का कॉन्सेप्ट आया तो एज अ मनी या तो कैटल्स और ग्रेन्स को यूज किया जाता था सबसे पहले, उसके बाद फिर प्रीशियस मेटल्स के बने हुए कॉइन्स का यूज किया जाने लगा एज अ मनी। और ये जो कॉइन्स होते थे प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इन मेटल से बने हुए होते थे और उनके ऊपर उस समय के राजा महाराजा का ठप्पा लगा हुआ होता था, उनका कोई सिंबल बना हुआ होता था कॉइन के ऊपर, जैसा कि तुम इस इमेज में देख पा रहे होगे। पर आज के टाइम पे जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना, उसमें हम करेंसी का यूज करते हैं। करेंसी क्या होता है? करेंसी के अंदर या तो पेपर नोट्स होते हैं या फिर मेटल कॉइन्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये नोट्स और कॉइन जो है ये किसी प्रीशियस मेटल्स के बने हुए हों। तो तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि जब ये नोट्स और कॉइन्स किसी प्रीशियस मेटल्स वगैरह के नहीं बने हुए होते हैं तो फिर हम इन पेपर और मेटल्स के लिए क्यों अपनी कोई चीज खरीद या बेच देते हैं? तो ऐसा इसलिए कि किसी भी कंट्री का जो करेंसी होता है ना, उसे वहां की गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उस करेंसी को उस पर्टिकुलर कंट्री का मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। अब हमारी कंट्री की करेंसी क्या है? तुम सब लोग को पता ही होगा। हमारी कंट्री में रूपी करेंसी का यूज किया जाता है और तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई इज रूपी वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें 5 पॉइंट में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रूपी है हमारी करेंसी, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है और उसे अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा पॉइंट यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी रूपी करेंसी को नहीं बना सकती है। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन नोट्स को प्रिंट कर रहा है तो वो इलीगल होगा और उसे करेंसी का मान्यता नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगलाइज किया गया है कि रूपी ही एज अ मीडियम ऑफ करेंसी यूज किया जाए। और चौथा पॉइंट यह है कि इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल लीगली रूपी से किया हुआ पेमेंट को डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर तुम रूपी नोट में या फिर रूपी कॉइन में पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही होगा, उसे उसी करेंसी को एक्सेप्ट करना होगा। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि रूपी को इंडिया में एज अ करेंसी क्यों यूज किया जाता है। अगला फॉर्म ऑफ करेंसी जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है डिपॉजिट्स इन बैंक्स। अब बैंक किस तरह से वर्क करता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर कोई भी इंसान अर्न कर रहा है और उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, या फिर बहुत से लोगों का जो सैलरी है वो भी बैंक में ही आता है, और जो लोग सेविंग्स करते हैं वो भी अक्सर वो बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। और बैंक क्या करता है, तुम्हारे डिपॉजिट किए हुए मनी को एक्सेप्ट करता है और उसके बदले तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है। यानी कि अगर तुम कुछ समय के लिए बैंक में अपने पैसे को रखोगे तो तुम्हें कुछ उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी तुम्हें वापस मिलेंगे। और इस तरह से लोगों के जो पैसे होते हैं वो बैंक्स में सेव भी रहते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। और साथ ही साथ लोग जब भी चाहें अपने डिमांड पे बैंक से मनी विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बैंक से डिमांड करें कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए बैंक से, बैंक को वापस करना पड़ेगा, यानी कि हम अपना मनी विड्रॉ कर पाएंगे। और क्योंकि बैंक हमारे डिमांड पे पैसा लेता है और हमारे डिमांड पे ही पैसा हमें वापस भी कर देता है, इसलिए बैंक में हमारे किए हुए डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट इस टर्म को भी याद रखना,
यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। देखो, तुमने करेंसी के बारे में जान लिया, बैंक में किस तरह से डिपॉजिट और विड्रॉल वर्क करता है ये भी समझ लिया तुमने। अब बैंक में पैसा जमा करने का एक और फायदा है कि बैंक जो है वो तुम्हें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो है बैंक चेक्स का। अब एक बैंक का चेक कैसा दिखता है तुमने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तुम अभी देख सकते हो। तो एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे तुम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, यानी कि तुम उस पेपर के ऊपर बैंक को ऐसा इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि तुम्हें इतना अमाउंट किसी दूसरे आदमी को देना है। तुम्हें चेक के ऊपर बस अमाउंट लिखना होता है कि कितना पैसा देना है और किसे देना है ये भी लिखना होता है। और ये जो पेपर है ये बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन होता है, उसे तुम्हारे पैसे किसी और आदमी को देने हैं। तो इस तरह से भी तुम किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और चेक्स का ये भी फायदा है कि तुम बिना कैश का यूज किए सिर्फ एक चेक का यूज करके किसी भी आदमी को पैसे दे सकते हो। तो अगर तुम्हें किसी को बड़ा अमाउंट में पैसा देना है तो तुम्हें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक चेक के ऊपर उसका नाम और कितना अमाउंट देना है ये लिखकर उसे दे सकते हो। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि आखिर एक बैंक का चेक क्या होता है, उसका काम क्या है और उसका एडवांटेज क्या है। बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स और चेक्स के अलावा एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो है लोन्स का। अब लोन्स कैसे वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। लोन के अंदर ना 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक हो गया तुम्हारा बैंक, दूसरा डिपॉजिटर्स यानी कि जो लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में, और तीसरे बोरोवर्स यानी कि जो लोग बैंक से पैसे लेते हैं। डिपॉजिटर ने बैंक में अपना पैसा जमा किया, बैंक क्या करता है कि डिपॉजिटर का मनी का जो कुछ हिस्सा है वो उसे एज ए लोन दे देता है किसी को। और कुछ पैसे वो बचा करके रखता है। जब डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करना चाहेगा वो डिपॉजिटर को पैसा वापस कर सके। जो कुछ पैसा रहता है वो बैंक बोरोवर को एज ए लोन दे देता है। लोन के बदले जो बैंक होता है वो बोरोवर से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो बोरोवर है वो कुछ समय बाद लोन का जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करता है। क्योंकि बैंक ने बोरोवर से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया था, लगभग 10 या 15% बैंक अक्सर चार्ज करते हैं, उससे बैंक को प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट में से 3 या 4% बैंक जो है वो डिपॉजिटर को एज ए इंटरेस्ट दे देता है। बाकी जो परसेंटेज बचा वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। ये किस तरह से हुआ? बैंक ने ज्यादा इंटरेस्ट पे बोरोवर को पैसे दिए और उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा डिपॉजिटर को एज अ इंटरेस्ट दे दिया। जो कुछ अमाउंट बच गया वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से लोन्स वर्क करते हैं। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि बैंक लोन्स कैसे देते हैं और बैंक को उनका प्रॉफिट कैसे मिलता है। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ, जो है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जो हमारे लोन्स होते हैं, लोन्स को ही क्रेडिट भी बोला जाता है। क्रेडिट में क्या होता है ना कि जो लेंडर होता है यानी कि जो पैसे देने वाला व्यक्ति होता है, और जो बोरोवर होता है यानी कि जो पैसे लेने वाला व्यक्ति होता है, जो लोन लेने वाला व्यक्ति होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो बोरोवर है वो फ्यूचर में पैसे वापस करने का प्रॉमिस करता है, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी बोरोवर से चार्ज किया जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक लोन या फिर क्रेडिट किस तरह से वर्क करता है। अब ये जो क्रेडिट या फिर लोन का जो सिस्टम है ये अच्छा है या बुरा है, इसे समझने के लिए तुम्हारे बुक में 2 केस स्टडीज दी गई है। पहला केस स्टडी का नाम है फेस्टिवल सीजन और दूसरा केस स्टडी का नाम है स्वप्नास प्रॉब्लम। तो चलो अब हम दोनों केस स्टडी को एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। जो पहला स्टोरी है फेस्टिवल सीजन, वो एक शू मेकर की कहानी है। एक शू मेकर है जिसका नाम सलीम है और उसे एक बड़े ट्रेडर से 3000 शूज बनाने का बड़ा ऑर्डर आता है। अब इतने बड़े ऑर्डर के लिए सलीम के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं और ना ही इतना पैसा होता है। सलीम लोन लेता है। लोन किससे लेता है? पहला लोन तो वो लेदर सप्लायर से लेता है, जिसे वो एडवांस में पहले ही बहुत सारे लेदर्स ले लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो 1 महीने बाद उसे पैसे लौटा देगा। और दूसरा लोन वो उसी बड़े ट्रेडर से लेता है जिसने उसे 3000 शूज का ऑर्डर दिया था। तो सलीम उससे ऑलरेडी 1000 शूज का एडवांस पेमेंट ले लेता है। ये दोनों लोन्स लेने के बाद सलीम के पास इनफ रिसोर्सेज और पैसे हो जाते हैं कि वो 3000 शूज का ऑर्डर डिलीवर कर सकता है। तो 1 महीने बाद सलीम अपने 3000 शूज के ऑर्डर को कंप्लीट भी कर लेता है और उन्हें डिलीवर भी कर लेता है, और उससे सलीम को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है और वो लेदर वाले इंसान को और वो ट्रेडर को दोनों को पैसे भी दे देता है। इस स्टोरी में क्या हुआ? सलीम ने लोन के फैसिलिटी का यूज भी किया, उसे प्रॉफिट भी हो गया और साथ ही साथ उसने जो लोन लिया था वो भी उसने समय पर लौटा दिया। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि लोन लेना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो अब जो हमारा अगला स्टोरी है वो एक फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम है स्वप्ना। और स्वप्ना के पास 3 एकर्स ऑफ लैंड है, यानी कि 3 एकड़ जमीन है उसके पास, और उसमें वो ग्राउंडनट की खेती करती है, यानी कि बादाम की खेती करती है। और स्वप्ना जो है वो एक मनी लेंडर से लोन लेती है इस होप में कि उसका जो कल्टीवेशन होगा, यानी कि उसकी जो खेती होगी वो अच्छी होगी और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। पर स्वप्ना के साथ एक अनहोनी हो जाती है। स्वप्ना के जो क्रॉप्स होते हैं ना उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जिसके कारण स्वप्ना का क्रॉप खराब हो जाता है और स्वप्ना को क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ता है। और स्वप्ना उस साल अपना जो लोन है वो समय पे वापस नहीं कर पाती है, इसलिए स्वप्ना के लोन के जो ऊपर इंटरेस्ट है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है और स्वप्ना का जो लोन का अमाउंट है ना वो ज्यादा हो जाता है। फिर अगले साल स्वप्ना को फिर से लोन लेना पड़ता है खेती करने के लिए। इस साल उसका क्रॉप तो ठीक होता है, उसे प्रॉफिट भी होता है,
उसका पिछले साल का लोन इतना ज्यादा बढ़ चुका था, वो अभी भी अपना लोन रीपे नहीं कर पा रही थी। और इसी कारण से स्वप्ना को अपने लैंड का कुछ पार्ट बेचना पड़ता है ताकि वो अपना पुराना लोन वापस कर पाए और उसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। यहाँ पे क्या होता है कि सपना एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, यानी कि वो लोन ले लेती है और उसे समय पे वापस नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसका लोन का अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम सही इंसान से या फिर सही जगह से लोन नहीं ले तो हमें ज्यादा दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि लोन लेना हर बार प्रॉफिटेबल ही हो। तो आई होप सो तुम्हें दोनों केस स्टडीज अच्छे से समझ में आया हो, तुम्हें लोन्स के या फिर क्रेडिट के प्रोज और कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान दोनों अच्छे से समझ में आ गए हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को लोन देता है तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, यानी कि कुछ शर्तें रखता है। वो शर्त क्या क्या हो सकते हैं, इसी चीज को हम टर्म्स एंड क्रेडिट बोलते हैं। जैसे कि लोन का इंटरेस्ट क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे लोन लेने के लिए, लोन को वापस करने का पेमेंट मेथड कौन सा होगा, और लोन के बदले में वो इंसान कोलैटरल कोई लेगा या नहीं लेगा, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर मेंशन्ड होती हैं। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में तुम्हें पता ही होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में जो भी लोन देने वाला व्यक्ति तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, मे बी तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड या मे बी तुम्हारे कुछ पर्सनल डिटेल्स, तो वो तुम्हें देने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में तुम्हें पता ही है। मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होता है, तुम पैसे कैसे वापस करोगे, कैश में वापस करोगे या ऑनलाइन पेमेंट करके वापस करोगे, ये तुम्हारा मोड ऑफ पेमेंट हो जाता है। कोलैटरल क्या है, ये कोलैटरल को हमें अच्छे से समझना होगा। अब कोलैटरल ना कोई भी एक एसेट होता है। एसेट जैसे कि घर, गाड़ी, जमीन, प्रॉपर्टी, किसी के कैटल्स या फिर बैंक में जमा किए हुए तुम्हारे पैसे, ये सारी चीजें तुम्हारे एसेट्स होते हैं। और अगर तुम कभी भी किसी से लोन लेते हो और अगर वो लोन के बदले कोलैटरल मांगता है, मतलब कि वो तुम्हारे एसेट्स का एक्सेस मांग रहा है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई इंसान अगर लोन वापस नहीं कर पाए तो उसके जो एसेट्स है ना, उसको बेच करके लोन देने वाला व्यक्ति अपने लोन के पैसे को रिकवर कर सकता है। लोन लेते समय अगर टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलैटरल मेंशन्ड है ना, तो लोन देने वाला व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करना चाहता है तो जो लोन दे रहा है उसका पैसा डूबे नहीं, उसे पैसा 100% उसे वापस मिल जाए। तो एक तरह से कोलैटरल जो है ना, वो पैसे वापस मिलने की गारंटी देता है उस इंसान को जो कि लोन दे रहा है। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि कोलैटरल क्या होता है और कोलैटरल कैसे वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन लेने के अलग अलग क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में ना बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा फॉर्मल क्रेडिट और एक होता है तुम्हारा इनफॉर्मल क्रेडिट। जो फॉर्मल क्रेडिट सोर्स होता है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा रजिस्टर्ड होता है, और जो इनफॉर्मल सोर्स होता है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है। जैसे कि हमने स्वप्ना वाले स्टोरी में देखा था कि उसने एक मनी लेंडर से पैसे लिए थे, तो वो एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हुआ। और तुम्हारे एग्जाम्स में अक्सर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस लिखने आता है। तो चलो अब 5 पॉइंट में एक एक करके दोनों सोर्स के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है और उसे प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट देने वाला ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की तरक्की, हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। चौथा पॉइंट यह है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ज्यादातर लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, यानी कि उनमें कम इंटरेस्ट रेट लगता है। और पांचवा पॉइंट तुम्हारे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के एग्जांपल्स हो जाएंगे, जो कि होंगे बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव्स। अब हम ये देख लेते हैं कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो ये कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो होते हैं वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं उनका लोन देने का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि सोसाइटी का कोई वेलफेयर होता है। और तीसरा पॉइंट ये कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करता है। जिस तरह से फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आरबीआई रेगुलेट करता था, उस तरह से इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें रेगुलेट करने वाला नहीं होता है। और चौथा पॉइंट ये कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के तुम्हारे एग्जांपल्स होंगे मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, वर्कर्स, या फिर तुम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से भी उधार अगर लेते हो तो उसे भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लिया। अब अगर तुम्हें सपना की स्टोरी याद हो तो उसने भी एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ही लोन लिया था। उसने एक मनी लेंडर से पैसे लिए थे, जो कि एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है।
और सपना की ही तरह हमारी कंट्री के ज़्यादातर जो पुअर लोग हैं और ज़्यादातर जो किसान लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे ही डिपेंडेंट है। तुम इन ग्राफ्स के ऊपर देख सकते होगे कि हमारे कंट्री के ज़्यादातर पुअर और मिडिल क्लास लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से पैसे उधार लेते हैं। और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं मैंने अभी अभी तुम्हें बताया। एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है, ऊपर से कोलैटरल वगैरह भी ज़्यादा ही लगता है। तो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से पैसे लेने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। तो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से पैसे नहीं ले। इस तरह की सिचुएशन को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह की सिचुएशन को ठीक करने के लिए जितने भी बैंक्स और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें रूरल एरियाज में ज्यादा मनी प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि रूरल एरियाज में ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए। और ये कोशिश करना चाहिए कि रूरल एरियाज में फार्मर्स को और पुअर लोगों को कम से कम इंटरेस्ट रेट पे अच्छा लोन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ से लोन लेना है, तो उन्हें कुछ परेशानी नहीं आती है। पर रूरल एरियाज के जो फार्मर्स और पुअर लोग हैं वो लोग गलत जगह से लोन लेकर डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, बिल्कुल स्वप्ना की तरह। इसलिए जरूरी है कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो पुअर और रिच सभी लोगों के अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को हमारे कंट्री में ग्रो करने की और एक्सपैंड करने की क्यों ज्यादा जरूरत है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ज्यादातर गांव में, रूरल एरियाज में बहुत सारे बैंक्स और लोन देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अगर बैंक्स हैं भी उनसे लोन लेने के लिए कोलैटरल की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। अब किसी छोटे फार्मर को या किसी गरीब व्यक्ति को अगर लोन लेना है तो इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मदद लिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ना 15-20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें गांव के ही लोग होते हैं, और ये सारे लोग मिलकर कुछ अमाउंट उस ग्रुप में डोनेट करते हैं या फिर उस ग्रुप के अंदर पैसे जमा करते हैं। और जब भी उस किसी ग्रुप के मेंबर को या गांव के किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती है तो उनके जमा किए हुए पैसों में से वो लोन ले सकता है। तो यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम होता है, पर हाँ, जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसे कुछ समय बाद पैसे वापस करने होते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बैंक्स की कमी को पूरा करता है, और जो बैंक्स के भी कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं उसे भी मिनिमाइज करता है। और गांव में, रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये भी अक्सर तुम्हारे एग्जाम में आता है, तो इसका भी आंसर हम 5 पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले रहा है तो उसे कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं भी है, अगर उसके पास कोई जमीन या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं भी है, तो भी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे चाहिए हो तो ईजिली सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसे ले सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि रूरल एरियाज के गरीब लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। चौथा पॉइंट यह है कि वुमेन्स के भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन को सेल्फ रिलायंट या फिर सेल्फ सफिशिएंट बनने में हेल्प करता है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही काम नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे सोशल इश्यूज पे डिस्कशन होता है। हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की सोशल इश्यूज के ऊपर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन होता है और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकाला जाता है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, पर तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज में ना एक केस स्टडी दिया हुआ है जो कि है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल है। तुम इसकी सक्सेस स्टोरी को अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मे बी इसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप से तुम लोगों को ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियर वे में अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो देखो, इस साल के एग्जाम में तुम्हारा पूरा चैप्टर नहीं आने वाला है, इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स आने वाले। पहला टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो चलो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले टॉपिक में हमें यही जानना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो देखो, अगर बुक के डिफिनेशन से जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज। तो इस सेंटेंस का बेसिकली मतलब यह है कि जब दुनिया की सारी कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। कैसे इंटरकनेक्टेड होती है?
तो वो होती है गुड्स, सर्विसेज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजीज और आइडियाज के थ्रू। जब आपस में कोई भी कंट्री ट्रेड करती है या अपने गुड्स को शेयर करती है या अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करती है, तो इसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो चीज प्ले करती है वो है एमएनसीज, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, अगर कोई कंपनी यूएस बेस्ड है, यानी कि उसका हेडक्वार्टर यूएस में बेस्ड है, यूएस में वो कंपनी शुरू हुई थी, पर उसका प्रोडक्शन चाइना में है और उसका जो मैनेजमेंट टीम है या फिर जो कस्टमर सपोर्ट है वो इंडिया में है। तो तुम देख सकते हो कि कैसे एक यूएस की कंपनी है पर उसका प्रोडक्शन किसी और कंट्री में हो रहा है, मैनेजमेंट किसी और कंट्री में हो रहा है। तो इसी टाइप की कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल कंट्रीज में फैली होती है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं फोर्ड मोटर्स का। जैसे कि फोर्ड मोटर्स का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंडिया में है, पर फोर्ड सिर्फ अपनी गाड़ी को इंडिया में नहीं बेचता बल्कि पूरे वर्ल्ड में बेचता है। तो ये कंपनी एक एग्जांपल हो जाएगी मल्टीनेशनल कंपनी की। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में और फॉरेन ट्रेड करने में। अब हम देख लेते कि इन एमएनसीज से हमें क्या क्या फायदा होता है या फिर इन एमएनसीज के क्या क्या की फीचर्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, ये डेवलपिंग नेशंस में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि वहां उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन मिल जाता है, यानी कि चीप लेबर्स मिल जाते हैं, चीप रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। और इससे डेवलपिंग कंट्री को क्या फायदा होता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, उससे उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस भी आगे बढ़ता है और साथ ही साथ वो डेवलपिंग कंट्रीज फॉरेन गुड्स के ट्रेड कर सकती है। और इस ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और सारी कंट्रीज एक दूसरे का हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में, यानी कि ग्लोबल मार्केट का और प्रोडक्शन सिस्टम का इंटीग्रेशन होता है। अब हम देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पूरे वर्ल्ड पे क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। सबसे पहला ये कि कंट्रीज का आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है। मतलब कि अब कोई कंट्री कोई भी खुद को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बोल सकती है, हर कंट्री को दूसरे कंट्री से किसी ना किसी चीज को लेकर के हेल्प लेना पड़ता है। और दूसरा फीचर ये है कि ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल का बहुत ही फास्ट और इजी शेयरिंग हो जा रहा है, यानी कि दो कंट्रीज के बॉर्डर्स के बीच में बहुत ही इजीली गुड्स शेयर हो जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिएट होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई चीज की कमी होती है तो बहुत ही इजीली सप्लाई किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हो रहा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। देखो पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन का जो टेक्नोलॉजी है ना, वो काफी इंप्रूव हुआ है। इससे क्या हुआ है कि हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज बहुत ही स्पीड में और कम पैसों में इजीली ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही ट्रेड का एफिशिएंसी बढ़ा है, रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी एफिशिएंसी बढ़ा है। दूसरा फैक्टर है एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का इंप्रूव होना ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, उसी तरह से कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है। और इंटरनेट के आ जाने के बाद से पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही सीमलेसली, बहुत ही इजिली शेयर हो जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई न्यूज आता है, कहीं कुछ इन्वेंशन होता है, तो वो विद इन मिनट्स पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है। यानी कि आज के टाइम भी किसी भी इंसान से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा हुआ नहीं। और आज के टाइम पे ईमेल्स और वॉइस मेल्स जैसे फीचर्स बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही इजीली हर व्यक्ति को अवेलेबल। तो ये चीजें ग्लोबलाइजेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा देती है। इससे ग्लोबलाइजेशन पे ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ है कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से इंटरैक्शन, एक्सचेंज बहुत ही इजीली हो जा रहा है। यानी कि कोई भी दो कंट्री बहुत ही इजीली आपस में कम्युनिकेट कर पाती है, कुछ भी शेयर करना होता है तो बहुत ही इजीली शेयर भी कर पाती है। और इससे ग्लोबलाइजेशन बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है। तीसरा फैक्टर है मूवमेंट ऑफ पीपल। अब देखो कोई भी व्यक्ति अपना शहर या अपना देश छोड़ के क्यों जाता है और उसके क्या क्या रीजन होते हैं। तो हो सकता है वो बेटर इनकम के लिए कहीं और शिफ्ट हो रहा हो, या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर एजुकेशन के लिए भी लोग अक्सर माइग्रेट करते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। आज के टाइम में हम ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से कंट्री में वीजा के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सी इमिग्रेशन पॉलिसीज होती है। मतलब कि अगर तुम्हें किसी दूसरे कंट्री में जाना है एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, तो तुम बहुत ही आसानी से नहीं कर पाते हो, तुम्हें काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वीजा वगैरह बनाना पड़ता है, इमिग्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और चौथा और आखिरी फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये लिबरलाइजेशन शब्द का क्या मतलब है? देखो ये तुमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। लिबरल होने का मतलब है कि ओपन माइंडेड होना, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को, किसी भी नई एडवांस चीज को इजीली एक्सेप्ट करना। और इस केस में लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? दूसरे कंट्रीज के आइडियाज को, टेक्नोलॉजी को, गुड्स को अपने कंट्री में आने देना, उस चीज को एक्सेप्ट करना। आई होप तुम्हें लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा हो। तो लिबरलाइजेशन का बेसिकली यही मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड बैरियर ना लगाए, मतलब ये कि दूसरी कंट्रीज को भी अपने कंट्री में आके फैक्ट्री सेटअप करने का,
प्रोडक्ट बनाने का अगर अलाउ कर दे तो उसी चीज को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो लिबरलाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम ट्रेड बैरियर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेड बैरियर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है और हर बार ट्रेड बैरियर का नुकसान ही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे इंडिया के केस में जो चाइना से इंपोर्ट होने वाले टॉयज हैं उन पे काफी हेवी टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले जो टॉयज होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स यानी कि अपने ही कंट्री के जो टॉयज बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए कंपटीशन कम होता है और साथ ही साथ वो कम दामों में भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। और इससे प्रोडक्ट का क्वालिटी भी रेगुलेट होता है, जिससे कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज जो होती है उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। इंडिया में इंडिपेंडेंस से लेकर के 1980s तक काफी हेवी ट्रेड बैरियर था। हमारे कंट्री में बिल्कुल भी लिबरलाइजेशन नहीं था। और देखो उस समय पे जो ट्रेड बैरियर लगाया गया था ना, वो ये सोच के लगाया गया था कि इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, वो अपने सामान बेच पाएंगे, उन्हें ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। और उस समय इंडिया में मशीनरीज, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम के इंपोर्ट्स पे भी काफी हेवी रिस्ट्रिक्शंस थे। तुम ये भी कह सकते हो कि वो ऑलमोस्ट बैंड ही थे। और इसी टाइप के ट्रेड बैरियर्स डेवलप्ड कंट्रीज में भी लगाए गए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर इंडिया में 1991 के बाद कुछ रिफॉर्म्स आए ट्रेड बैरियर्स को लेकर और हमारे मार्केट को और भी ज्यादा लिबरल बना दिया गया। हमारे कंट्री के लॉज में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी अच्छे थे और उन्हें इंडिया में इन्वाइट किया जा रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इससे क्या फायदा हुआ कि हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें मौका मिला इंटरनेशनल इंडस्ट्री से कम्पीट करने का और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने का। लिबरलाइजेशन के बाद उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए अब हम वो एक एक करके देख लेते हैं। देखो, लिबरलाइजेशन के बाद कोई भी गुड्स या सर्विस बहुत ही फ्रीली इजीली कंट्री में इंपोर्ट किया जा सकता था या फिर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता था। दूसरा पॉइंट यह है कि फॉरेन कंट्रीज को अब परमिशन मिल गया था इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने का। तब इंटरनेशनल कंट्रीज इंडिया में आकर के अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रही थी और लिबरलाइजेशन आने के बाद जो गवर्नमेंट थी वो कंपनीज के पॉलिसी में इंटरवीन करना बंद कर, यानी कि वो कंपनीज की पॉलिसीज में दखल अंदाजी नहीं करती थी। अब हम देख लेते हैं आउटकम्स ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरलाइजेशन से क्या क्या फायदे हुए। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन मार्केट में लिबरलाइजेशन आने के बाद काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में एफडीआई बढ़ गया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, यानी कि अब फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही थी। इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और मार्केट एफिशिएंसी भी बढ़ गया। दूसरा पॉइंट है एनहांस्ड कंपटीशन। जो अब इंडियन मैन्युफैक्चरर या फिर जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे उन्हें काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना दूसरी कंट्रीज के कंपनीज। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन कंपनीज थी जो पहले शायद लो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होंगी, बाहर की कंपनीज से कंपटीशन मिलने के बाद उन्हें भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ा। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल इंटीग्रेशन, यानी कि जो इंडियन कंट्रीज थी अब वो ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही थी, अपने प्रोडक्ट को वो लोग भी ग्लोबली बेच पा रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो रिलेशन था बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ वो भी अच्छा हो रहा था, वो भी स्ट्रेंथन हो रहा था, इतने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इतना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी पॉइंट है वो है कंज्यूमर बेनिफिट, यानी कि लिबरलाइजेशन के आने के बाद से हमें एज अ कंज्यूमर क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो कंपटीशन के कारण हमें ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिले, यानी कि मार्केट में बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स थे और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे थे। और कंपटीशन बढ़ने के कारण सारी कंपनीज को अपने प्राइस को कंट्रोल में रखना होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को बाय करें। तो इस तरह से हमें एज अ कंज्यूमर बेनिफिट हुआ। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पढ़ने थे। आई होप तुम्हें हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा।